हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अब जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का आज हम दूसरा चैप्टर देख रहे हैं दोस्तों। इस जो चैप्टर है, यह जो मैंने अंतरिक्ष संस्थाएं बनाई है, इसकी खासियत यह है कि यह प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि प्री का सिलेबस आप देखेंगे यूनिट 7, तो पहली ही लाइन लिखी हुई है दोस्तों कि अंतरिक्ष एवं विज्ञान की संस्थाएं। और यदि मेंस में आप पेपर 3 की यूनिट 7 उठाएंगे तो वहां पर पूरी 15 संस्थाएं दी हुई है दोस्तों। और ये सारी 15 संस्थाएं आपको एक ही जगह एक ही लेक्चर में मैं करवा रहा हूं। हालांकि थोड़ी थोड़ी कम जानकारी यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन आपके लिए 3 मार्कर के हिसाब से और 5 नंबर के हिसाब से जो संस्थाएं पूछी जा सकती है, उसके लिए यह जानकारी पर्याप्त है। और यदि ये सारा आप पढ़ लेते हैं तो प्री में भी यदि कोई प्रश्न आपसे बनता है तो इस बात की गारंटी कि आपसे वो प्रश्न बन जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक करके सारी महत्वपूर्ण संस्थाएं। इसमें कुछ जो संस्थाएं हैं वह अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड है और कुछ जो संस्थाएं हैं वह साइंस भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है, संबंधित है। चलिए देखते हैं, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऊपर से हम शुरू करते हैं। देहरादून में आप लोगों को दिख रहा होगा IIRS, जो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग। देखिए यहाँ पर एक शब्द यूज हो रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। यह इंस्टीट्यूट है दोस्तों, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। किस चीज का प्रशिक्षण? सुदूर संवेदन से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान है ये। तो प्रशिक्षण शब्द को याद रखिएगा कि भारतीय सुदूर संवेदन और प्रशिक्षण संस्थान है दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि अभी आप थोड़ी देर बाद हैदराबाद की एक संस्था देखेंगे, NRSC। यह भी दूर संवेदी की संस्था है, लेकिन यह दूर संवेदी से संबंधित डाटों का संकलन करती है, डाटों का उपयोग करती है। और जो जितने भी सुदूर संवेदी जो उपग्रह होते हैं, जितने भी डाटा को भेजते हैं, उनको बोलना चाहिए कि एक तरीके से उनका उपयोग और उन्हें सरकार को प्रोवाइड कराने का काम यह NRSC संस्था करती है दोस्तों। और सुदूर संवेदी के क्षेत्र में प्रशिक्षण से संबंधित कार्य IIRS मतलब देहरादून वाली संस्था करती है। इसमें एक चीज और याद रखने वाली है कि इन दोनों संस्थाओं में NRSC जो संस्था है ये ज्यादा बड़ी संस्था है, और इसी के अंडर में जो आपकी IIRS जो संस्था है देहरादून वाली, वह काम करती है दोस्तों। और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, जिसका पूरा नाम भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है। तो याद रखिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह भी हम आगे आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे कि सुदूर संवेदी उपग्रह क्या होते हैं। मैंने कल के लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि ऐसे उपग्रह होते हैं दोस्तों जो पृथ्वी की कक्षा के पास की कक्षा में होते हैं और फोटोग्राफ के माध्यम से हमें जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, जिसके माध्यम से हम वन रिपोर्ट तैयार करते हैं। कृषि आंकड़ों का जो आकलन है वो सरकार पेश करती है, और खनिज संसाधनों का हम पता लगाते हैं। और भी उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना आप जान लीजिए। तो यह सुदूर संवेदन संस्थान और यह आपका जो है दूर संवेदी केंद्र, ये दोनों संस्थान आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हैदराबाद वाला संस्थान जो है वो बड़ा है, वह राष्ट्रीय है, और देहरादून वाला संस्थान जो है वो एक प्रशिक्षण संस्थान है जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला जो संस्थान है दोस्तों DRDO, जो दिल्ली में जिसका मुख्यालय है, और 1958 में बना था दोस्तों ये। 1958 में रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये। आप लोगों में से अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी भी होंगी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों इसका पूरा नाम, और 1958 में बनता है। अभी वर्तमान में दोस्तों जो है इसके मुख्य निदेशक जो है वो G सतीश रेड्डी है। इस संस्थान के बारे में एक दो तथ्य और याद रखिएगा कि 1981 में यहाँ के जो DRDO के प्रमुख है वो APJ अब्दुल कलाम बनते हैं दोस्तों, तो यह भी याद रखिएगा। और उसी के बाद DRDO के माध्यम से अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया जाता है, और उसी के बाद जो है उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से नवाजा जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम दो संस्थाओं से प्रमुख रूप से जुड़े रहे थे, एक DRDO और दूसरा हम अभी इसरो देखने वाले हैं। तो यह था आपका DRDO, जिसकी स्थापना 1958 में होती है। अब याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों राष्ट्रपति भवन के थोड़ा साइड में ही है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, रक्षा संबंधित सारे निर्णय वह लेता है। तो इसीलिए DRDO का जो मुख्यालय है वह राष्ट्रपति भवन के साइड में हमने बनाया है। तो ये रक्षा मंत्रालय। अगला संस्थान दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, इंदौर में है RRCAT, राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी जो है केंद्र है आपका, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। पूरा नाम इसका हो जाएगा राजा रमन्ना
सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। यहाँ पर दोस्तों ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। पहली तो यह कि इसका मुख्यालय सुखनिवास गांव इंदौर में है। दूसरा, इसकी स्थापना 19 फरवरी 1984 को हुई थी, 1984 19 फरवरी में। और तीसरी चीज़ जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे दो तरह के कार्य होते हैं दोस्तों, दो तरह के कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कणों को का त्वरण यहाँ पे करवाया जाता है, कणों को त्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और कणों का त्वरण करा के जो है हम कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में भी और औद्योगिक जो है इसका उपयोग भी किया जाता है। दूसरा, यहाँ पे लेज़र का है निर्माण किया जाता है। तो और जो कणों का त्वरण है ना दोस्तों, उसके लिए हमने 2 यूनिट यहाँ पे लगाई हुई है, 2 इकाई हमने यहाँ पे लगाई हुई है। पहली इकाई का नाम है इंडस 1, दूसरी है हमारी इंडस 2। और यहाँ से जो रेडिएशन निकलता है उसको भी हमने एक यूनिक नाम दिया है, और उसका नाम है दोस्तों सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन। तो इतनी चीज़ें आरआर कैट के बारे में इसीलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है यह सबसे बड़ी विज्ञान की संस्था है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदौर में मुख्यालय है और 2 प्रकार के यहाँ पर कार्य होते हैं। चलिए थोड़ा नीचे आते हैं और पहले हम बेंगलुरु की संस्थाएं देखते हैं दोस्तों। बेंगलुरु में सबसे प्रमुख रूप से आपकी जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सबसे बड़ी संस्था है इसरो। जानते ही हैं आप कि इसरो की स्थापना आपकी 1969 में होती है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के सिवन है। सामान्य जानकारी आप लोगों को है, थोड़ी सी जानकारी और मैं आपकी जो है बढ़ा देता हूँ, वह यह कि जो इनकोस्पार जो संस्था थी 1962 में दोस्तों, इसी संस्था का जो है इसरो के रूप में बाद में निर्माण हुआ था। और दूसरी कि जो इसरो का आदर्श वाक्य है दोस्तों, वह है मानव जाति के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो मानव जाति के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, यह इसरो का आपका आदर्श वाक्य है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसरो के बारे में और भी जानकारी क्या है, जैसे इसरो की उपलब्धियां आपसे पूछी जाती है। तो कल जो हमने पढ़ा है दोस्तों, यदि आप पुराना लेक्चर आप देखेंगे हमारा, जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, तो वो सारा इतिहास जो है वो इसरो के अंतर्गत ही हुआ है। तो जितनी भी उसमें उपलब्धियां हमने देखी थी, चंद्रयान फर्स्ट हुआ, चाहे मंगलयान हुआ, चाहे 15 फरवरी 2017 का दिन, जिस दिन हमने एक साथ 104 उपग्रह को PSLV C-37 के माध्यम से अंतरिक्ष में पहुंचाया था और सभी को सही जगह पर स्थापित किया था। तो ऐसी सारी उपलब्धियां ये हमारी इसरो की ही है दोस्तों। तो इसरो पर हमें प्राउड होना चाहिए, और इसरो के साथ साथ हमें PSLV हमारा जो प्रक्षेपण यान है जो कल हमने देखा था, उस पर भी हमें प्राउड होना चाहिए दोस्तों। तो ये इसरो है दोस्तों, सामान्य जानकारी सभी को है। आदर्श वाक्य जरूर याद रखिएगा, यदि मेंस में प्रश्न आता है और आप आदर्श वाक्य भी लिख कर आते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आदर्श वाक्य है आपका मानव जाति के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर कुछ बेंगलुरु की संस्थाएं लिखी हुई है, उनको भी हम देख लेते हैं साथ साथ में। पहली जो संस्था है दोस्तों IDSN, IDSN का फुल फॉर्म है दोस्तों भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। दोस्तों क्या है ये, इसके बारे में 2-3 लाइन आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 3 प्रकार के एंटीना लगे हुए हैं। 32 मीटर का एंटीना लगा हुआ है, एक 18 मीटर का और एक 14 मीटर का एंटीना लगा हुआ है। इसके माध्यम से, इन एंटीना के माध्यम से जितने भी उपग्रह हमारे अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं उनके सिग्नलों को प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो यह इसरो की सहायक संस्था है IDSN। फुल फॉर्म याद रखिएगा, मेंस में जो आपका सिलेबस है उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है IDSN, तो 3 नंबर में सीधा से पूछा जा सकता है कि IDSN। तो आप बताएंगे कि इसरो की सहायक संस्था है जिसका पूरा नाम भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क है, जहां पर एंटीना के माध्यम से नेटवर्क संचालन का कार्य किया जाता है। दूसरी बेंगलुरु की संस्था है दोस्तों ISSDC, जिसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष आंकड़ा केंद्र। दोस्तों यहां पर क्या होता है, डेटा से संबंधित जितना भी डेटा स्टोर होता है दोस्तों, यह ISSDC में होता है। जो भी अंतरिक्ष का डेटा है, जो भी साइंस का डेटा है, वह यहाँ पर बेंगलुरु में इस संस्था में हम एकत्रित करके रखा जाता है और फिर वहाँ से उसका उपयोग किया जाता है। यह भी इसरो की एक सहायक संस्था है और इन दोनों का ही मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है। तो आपने बेंगलुरु की 3 संस्थाएं देख ली, एक तो इसरो जो आप लोगों को याद है, दूसरी IDSN और तीसरी दोस्तों ISSDC। एक और संस्था है, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूं यहाँ पे कि LPSC। दोस्तों जब हम पढ़ेंगे प्रक्षेपण यान तो उसमें देखेंगे कि 2 तरह के ईंधन का इस्तेमाल होता है, एक तो द्रव ईंधन और एक ठोस ईंधन।
ठोस ईंधन में आप HTPB का इस्तेमाल करते हैं और द्रव ईंधन के रूप में UDMH प्लस N2O4 का इस्तेमाल करते हैं। तो जो द्रव ईंधन है दोस्तों UDMH प्लस N2O4, उसका निर्माण हम LPSC जो संस्था है जिसका मुख्यालय दो जगह पे है दोस्तों, एक तो तिरुवनंतपुरम में है और एक बेंगलुरु में है। आपके सिलेबस में जो लिखा है वो तिरुवनंतपुरम वाली लिखा है, लेकिन आप दोनों याद रखिएगा कि इसका दो जगह पे मुख्यालय है जहां पर किसका काम किया जाता है, तो जहां पर द्रव ईंधन बनाने का काम किया जाता है दोस्तों। अगला हम आते हैं, इसरो हमने देख लिया, बेंगलुरु की संस्थाएं हो गई। थोड़ा सा यहाँ तिरुपति आ जाइए दोस्तों। तिरुपति बालाजी आप लोगों ने नाम सुना होगा। यहीं पर एक विज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और उसका नाम है दोस्तों NARL, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसको नेशनल एटमॉस्फेरिक और आपका रिसर्च लेबोरेटरी। इसकी स्थापना 1992 में होती है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय याद रखिएगा और स्थापना याद रखिएगा। और वायुमंडल के जितने भी शोध संबंधी कार्य है दोस्तों वो यहीं पर किए जाते हैं, तिरुपति में किए जाते हैं। तिरुपति का वायुमंडल से संबंध है, ऐसा आप याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर अगली जो है श्रीहरिकोटा आप आएंगे तो यहाँ पर भारत का जो प्रक्षेपण कहना चाहिए कि भारत यहीं से अपने सारे उपग्रह को लॉन्च करता है। प्रक्षेपण पैड यहीं पर स्थापित है भारत का और उसका नाम है SDSC, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसे सार भी कहा जाता है दोस्तों, श्रीहरिकोटा रेंज कहा जाता है इसे, श्रीहरिकोटा रेंज सार के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी स्थापना 1971 में हो जाती है दोस्तों और यहाँ पर भी APJ अब्दुल कलाम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उनके और विक्रम साराभाई इन दोनों के सम्मिलित प्रयासों के माध्यम से पहला हमारा जो हम प्रक्षेपण करते हैं, छोटा सा प्रक्षेपण होता है, हम पृथ्वी के बाहर की कक्षा में नहीं भेज पाते हैं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि पहला हमारा प्रक्षेपण रोहिणी 125 का हम यहाँ से करते हैं। 1971 सन जरूर याद रखिएगा। SDSC पूरा नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों। ठीक है, अगली संस्था पर आते हैं दोस्तों। NRSC के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सुदूर संवेदन से संबंधित सारे आंकड़े यहां पर जो है इकट्ठे किए जाते हैं और उनका यहां पर उपयोग किया जाता है। और सुदूर संवेदन के क्षेत्र में सबसे बड़ी कोई संस्था है तो वो NRSC है, जिसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में है दोस्तों। अब आप पश्चिम के साइड आएंगे तो यहाँ पर पहले हम बॉम्बे की संस्थाएं देख लेते हैं दोस्तों। इससे भी पहले हम अहमदाबाद की एक संस्था देख लेते हैं जिसका संबंध सीधा सीधा अंतरिक्ष विज्ञान से है, क्योंकि इसरो संबंधित हम संस्थाएं देख रहे हैं। तो SAC दोस्तों, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यहाँ पर जो है उपग्रहों का और प्रक्षेपण यान का, खासकर प्रक्षेपण यान का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जिसकी की स्थापना दोस्तों 1972 में होती है और इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। इतना ही इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। SAC पूरा नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, 1972 में स्थापना। अगली संस्था पर आते हैं दोस्तों। बॉम्बे में, मुंबई में दो प्रमुख संस्थाएं हैं। मुंबई की दो प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है आप लोग सभी जानते हैं। पहली को दूसरी भी आज जान जाएंगे। पहली है दोस्तों बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना 1954 में होती है दोस्तों और इसके जो संस्थापक रहते हैं वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि परमाणु के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हम जिन्हें भारत के जनक कह सकते हैं वह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है दोस्तों। और जब उनकी हत्या हुई थी, उनका एयरप्लेन जो है वो क्रैश हो गया था, तो कहा भी जाता है कि यह विदेशियों का षड्यंत्र था जिन्होंने कि भारत की परमाणु शक्ति को कमज़ोर करने के लिए उनकी हत्या करवा दी थी। अब इसमें पेच है कि क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है दोस्तों। तो भाभा, डॉक्टर भाभा का नाम याद रखिएगा। वर्तमान में जो बार्क के निदेशक है वो AK मोहंती, अजय कुमार मोहंती है दोस्तों। और परमाणु ऊर्जा से जितने भी संबंधित कार्य है उनकी प्रमुख संस्था यही है दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जब इसका पहले तो नाम नेशनल के नाम पे था, राष्ट्रीय थी, लेकिन बाद में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर इसका नाम भाभा रख दिया गया। एक और संस्था भाभा मतलब डॉक्टर भाभा ने बनाई थी दोस्तों और उसका नाम था TIFR, लेकिन इस संस्था में एक और व्यक्ति का योगदान था, रतन जी भाई जी टाटा का, तो इसीलिए इस संस्थान का नाम टाटा के नाम पर रखा गया दोस्तों। और इसका नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च दोस्तों। यह संस्थान क्या काम करती है, तो यह संस्थान दोस्तों जितने भी आपके विज्ञान से संबंधित सब्जेक्ट है, जितने भी जीव विज्ञान, स्वास्थ्य से संबंधित जितना भी अनुसंधान होता है, तो वह अनुसंधान का कार्य
TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, हिंदी में कहेंगे तो टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान में होता है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। याद रखने का सरल सा तरीका है कि भाभा दोनों की, जो भाभा डॉक्टर भाभा जी रहे वो दोनों की संस्थापक सदस्य रहे, दोनों के ही, और एक को देखिए 54 में बनाया और एक को 45 में बना दिया। तो पहले कह सकते हैं कि अपने मित्र के लिए जब उन्होंने पहले उनके लिए संस्था बनाई तो 45 में बना दी TIFR, और उसके जस्ट 11 साल बाद दोस्तों, 9 साल बाद सॉरी, अपने नाम पर उन्होंने संस्था बना दी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। तो भाभा और टाटा इनकी संस्थाएं हो गई। यह यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि TIFR क्या काम करती है, तो रसायन विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी भी मूलभूत खोजें होती है, मूलभूत अनुसंधान होता है, उसका कार्य TIFR में किया जाता है दोस्तों। अंतिम बचा है दोस्तों हमारा त्रिवेंद्रम, बाकी सारी संस्थाएं लगभग हो चुकी हैं। अंत में जो बचा है दोस्तों त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम पुराना नाम है, जगह कम थी इसलिए मैंने त्रिवेंद्रम लिख दिया। नया नाम आप लोग जानते हैं तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो है VSSC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसकी स्थापना 1963 में होती है। इसके बारे में यह प्रश्न मैं कह रहा हूं दोस्तों, गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन 3 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। VSSC दे दिया जाएगा, आपको लिखना होगा। क्यों पूछा जा सकता है कि इसरो की यदि कोई प्रमुख संस्था है, सबसे प्रमुख यदि कोई संस्था है इसरो की, तो वह दोस्तों VSSC है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। विक्रम साराभाई के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक कहे जाते थे और भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को उन्होंने आधार प्रदान किया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, उनके नाम पे हमने जो है सेंटर बनाया या उस सेंटर को नाम दिया उनके नाम पर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसकी की स्थापना 1963 में होती है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों, वो निदेशक है वो S सोमनाथ है। एक और जो प्रमुख संस्था है दोस्तों त्रिवेंद्रम में ही, IIST, जिसे एशिया एवं भारत का प्रथम अंतरिक्ष विश्वविद्यालय भी कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसकी स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन 2007 में होती है दोस्तों। और इस संस्थान से भी APJ अब्दुल कलाम जुड़े रहे और इस संस्थान के वे कई वर्षों तक कुलपति भी रहे दोस्तों। तो ये सारी आपकी संस्थाएं हैं और आप लोग इसको देख लीजिए। मैप के माध्यम से बताने का यह जो तरीका है वह इसीलिए है ताकि आप लोगों को ये सारी संस्थाएं याद रहे दोस्तों। और जब भी आप अपनी कॉपी में यदि इस तरीके का मैप बना के पढ़ेंगे तो आप सारी संस्थाएं एक बार में पढ़ पाएंगे और सारी संस्थाएं आपको एक बार में ही याद हो जाएगी। पूरी की पूरी 15 संस्थाएं हैं जो मेंस के सिलेबस में, सारी की सारी मैंने यहाँ पर कवर करवाने का प्रयास किया है। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो देखिए और लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू।